हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2017 पेपर 2 का सेक्शन 1 में हमारे पास 7 क्वेश्चन है जो कि सिंगल करेक्ट टाइप है। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, मैं बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 8th 9th 10th 11th 12th एंड ड्रॉपर की जेईई की मैथ्स की तैयारी करवाई जाती है। तो ये मेनली जो भी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पे सारे कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे उन्हें। जैसे तुम होम पेज पे नीचे जाओगे, तुम्हें अपलोड सेक्शन दिखेगा जहाँ पे नए नए वीडियोस आते रहते हैं। उसके और नीचे जाओगे, तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। ये बहुत ही पावरफुल टूल है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर तुम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सारे डिटेल वे में तुम्हें आना चाहिए। उसके बाद रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन, ये इसमें जेई मेन वाला सॉल्व किया गया है। उसके बाद जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेन चॉकलेट प्रॉब्लम फॉर जेई एडवांस, जिसमें कि हमने सॉल्व किया है जेई एडवांस लेवल के एक एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। उसके बाद तुम्हें मिलेगा टफेस्ट क्वेश्चन फॉर आईआईटी। और नीचे जाओगे, तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी जेई। फाउंडेशन बिल्डर कोर्स मेनली इस टारगेट से चलाया जा रहा है कि जो भी बच्चे क्लास 9th 10th में, 8th के बच्चे के लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन वो भी पढ़ सकते हैं। जो भी बच्चे 9th 10th में हैं, उसको पहले ही उनको एक ब्रीफ नॉलेज दे दिया जाए हर एक चैप्टर का, जो भी जेई एडवांस में इंक्लूडेड है एंड उनके बोर्ड में इंक्लूडेड है। तो अगर तुम्हें पता करना है कि कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, तुम सबसे पहला वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें तुम्हें मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर कवर अप होंगे। तो तुम देखोगे सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए हैं। तो चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। सेक्शन 1 सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है वेक्टर्स एंड 3D। देखो, बोला गया द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है। बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक प्लेन पे एक पॉइंट दे दिया एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। अभी देखो, दो प्लेन्स देते हैं ना, तो बच्चे थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूज होते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन्स भी लगाना है। फैमिली ऑफ प्लेन्स कब लगाया जाता है, जब वो लोग प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ और द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज टू प्लेन्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें एक प्लेन चाहिए जो कि इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तुम खुद सोचो, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होता है, जब उनका नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, दिस मीन्स जो हमारा प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर n1 के भी परपेंडिकुलर है, n2 के भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो कैसे निकलता है, सबको पता होना चाहिए। n1 क्रॉस n2 वेक्टर से। तो बस बेसिकली n1 क्रॉस n2 वेक्टर निकाल लेंगे, डेट इज नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। आई कैप, जे कैप, के कैप। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है सबको पता होना चाहिए। एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का कोएफिशिएंट 1, जेड का कोएफिशिएंट -2। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, 3, -6, -2। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा अपने प्लेन का। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू आई कैप। आई कैप निकाल लिया, ये रो ये कॉलम गया, -2 -6 इंटू 2 12। ठीक है, देन माइनस जे कैप में नेगेटिव, इसका रो इसका कॉलम खत्म। 2 इंटू 2 -4, -3 इंटू -2 -6, तो माइनस माइनस प्लस, जे वाला भी गया। देन प्लस के कैप। के कैप देखोगे तुम्हें ये रो ये कॉलम गया, 6 इंटू 2 -12 -3 इंटू 1 3, तो के वाला भी गया। तो यहाँ से वी कैन सी नॉर्मल वेक्टर इज -14 आई कैप एंड 6 में से 4 गया 2, तो -2 जे कैप एंड 12 + 3 15 -15 के कैप। तो हमारा जो इक्वेशन होने वाला है वो होने वाला है 14x विथ नेगेटिव साइन -2y -15z इज इक्वल टू समथिंग डी। अब ये डी निकालने के लिए उन्होंने एक पॉइंट दे रखा है प्लेन पे। वो पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स -14 -2 -15 इज इक्वल टू डी। सो डी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 31 -31। सो वी कैन से हमारा जो प्लेन का इक्वेशन होने वाला है, सब जगह से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे। तो 14x + 2y + 15z इज इक्वल टू 31 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखना चाहूँगा। मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन को कर लिया होगा, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं था। ये तो मतलब जो बोर्ड की तैयारी करते हैं ना, जिन्होंने एनसीईआरटी सॉल्व किया है, वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये देखो यार, रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये बार जेई में आ चुका है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। बोला गया है लेट ओ बी द ओरिजिन।
ठीक है। पी क्यू आर बी ने आर्बिट्री ट्रायंगल, ठीक है। पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर, मैं डायरेक्टली वेक्टर के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वेक्टर के फॉर्म में ही पूछा है। ओके, एंड ओ कोई भी ओरिजिन है, दिस मीन्स ओ पी वैक्टर, ओ क्यू वैक्टर, ओ आर वैक्टर, सब पता है मुझे। देन द पॉइंट एस इज सच दैट, अब एक ट्रायंगल बन चुका है, अब एक पॉइंट एस है जो कि ट्रायंगल के इनसाइड है, वो एस वैक्टर है मान लो, एंड ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, देन द ट्रायंगल पी क्यू आर हैज, देखो ओ पी वैक्टर इज पी वैक्टर, पहले इसको और इसको इक्वेट करते हैं, देन इसको एंड इसको इक्वेट करेंगे, देन इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। ओके, देखो यार, ओ पी वैक्टर इज पी इंटू ओ क्यू वैक्टर इज क्यू वैक्टर प्लस ओ आर इज आर वैक्टर इंटू डॉट एस वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आर वैक्टर डॉट पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर डॉट एस वैक्टर। इन दोनों को जब इक्वेट किया तो यहाँ से वी कैन सी कि पी वैक्टर को एक साथ लाएंगे तो पी वैक्टर कॉमन आया, डॉट क्यू वैक्टर माइनस आर डॉट पी वैक्टर, ओके, देन आर डॉट एस वैक्टर माइनस क्यू डॉट एस वैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखना, एक बार मैं क्यू आर वैक्टर लाना चाहता हूँ तो क्यू आर इज बेस वाला दिस, एंड देन पी एस वैक्टर लूँगा, ठीक है, ओके, या फिर आर एस वैक्टर लूँगा। देखो, मैं डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ क्यू माइनस आर वैक्टर डॉट समथिंग का, ठीक है। तो यहाँ से क्यू माइनस आर, अगर मैं यहाँ पे देखो तो आई कैन टेक पी वैक्टर, देखो मुझे पता होता है कि ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पी वैक्टर डायरेक्टली कॉमन निकाला जा सकता है, क्यू माइनस आर वैक्टर आएगा, प्लस यहाँ से एस वैक्टर डायरेक्टली कॉमन निकाला जा सकता है, आर माइनस क्यू वैक्टर आएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो दोनों में आर माइनस क्यू, तो यहाँ माइनस कर देंगे, सो वी कैन से क्यू माइनस आर वैक्टर कॉमन आएगा एंड डॉट पी माइनस एस वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। सिंपल है। अब तो हमें दिख रहा है क्यू माइनस आर वैक्टर इज दिस लाइन, ये लाइन, एंड पी माइनस एस वैक्टर इज ये लाइन, ये दोनों का डॉट जीरो है, दिस मीन्स ये दोनों परपेंडिकुलर है। ख़त्म, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। अब तुम ध्यान से देखोगे कि जब ये वाला यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना, इसको और इसको इक्वेट करोगे, तुम्हें दिखेगा अच्छा ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, एंड जब इसको और इसको इक्वेट करोगे तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये वाला भी परपेंडिकुलर ही है। मतलब तीन परपेंडिकुलर लाइन से एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ एस। तो वो एस पॉइंट क्या रहा होगा, सबको पता होना चाहिए, ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड जो होता है उसी को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, क्वेश्चन देखने में बहुत ही डरावना क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने दे दिया, बहुत ही डिफ़िकल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों को लगेगा ये। ध्यान से देखा जाए तो यार कुछ कुछ डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा गया है, देखना, समथिंग इंटू डी वाई इज इक्वल टू समथिंग इंटू डी एक्स, ओके। सो वी कैन सी डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली कितना आ गया वो देख लेते हैं। ये इन्वर्स है तो ये तो नीचे चला जाएगा वन अपॉन में ही, और ये भी नीचे जाएगा, मतलब बेसिकली सारे टर्म्स नीचे ही चले जाएंगे। तो रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू रूट अंडर एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यार, ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और ये जो टर्म लिखा हुआ है ना इसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ये कैसे पता चला, पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि हमें दिख रहा है ये ब्रैकेट ओपन होता जा रहा है, पहले रूट 9x प्लस आया, फिर रूट एक्स अकेला आया, एंड 8 वेट है, तो 8 वेट का कांस्टेंट के बारे में हम लोग सोचते नहीं, हम लोग फंक्शन को देखते हैं बस, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन से कि भैया एक सेकंड के लिए 4 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर एक्स का रूट, इसको कुछ टी लेके देख लो, जैसे ही टी लोगे डिफ्रेंशिएट करोगे बोलेगा रूट का डिफरेंस 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स इंटू अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन, अच्छा 4 का डिफ्रेंसिएशन 0, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट अंडर 9 प्लस रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय, इसके भी अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन, 9 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2
रूट एक्स। ठीक है, चेन रूल लगा दिया मैंने, फंक्शन 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 डिफ्रेंशिएट करते गए। ओके, नाउ वी कैन सी दिस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ये तो यही आ गया। ठीक है, ओके, ये तो यही आ गया। सो दिस मीन्स वी कैन से कि डी एक्स अपॉन दिस जो भी पार्ट है इज इक्वल टू डी टी है। ओके, सो डी वाई इज बेसिकली इक्वल टू डी टी। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन था, तो वी नो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डेट, सो वी कैन से डी वाई इज इक्वल टू डी टी। अब डी वाई इज इक्वल टू अगर डी टी है तो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, वाई इज इक्वल टू टी प्लस सी। सो वाई इज इक्वल टू टी प्लस सी, टी के जगह पे हमने क्या लिया था, रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस सी, यही लिया था ना टी के अंदर, देख लो एक बार। हाँ, तो ये हमारा फंक्शन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी क्या होगी? सी के बारे में इन्होंने बोला हुआ है कि वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू रूट 7। जब वाई ऑफ जीरो की वैल्यू रूट 7 दी हुई है, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 7 आएगी। तो यहाँ से क्या सी निकल जाएगा, देखो एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो वाई की वैल्यू रूट 7 आएगी। रूट 7 इज इक्वल टू 4 प्लस जीरो 9, 9 कितना आ गया 3, तो 3 प्लस 4 रूट 7 ही आ गया, प्लस सी, तो सी की वैल्यू तो एग्जैक्टली जीरो आ गई। हेंस वी हैव गॉट द फंक्शन। फंक्शन क्या आ गया अपने पास, वाई इज इक्वल टू रूट के अंदर 4 प्लस रूट के अंदर 9 प्लस रूट के अंदर एक्स, बस यही अपना फंक्शन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई 256। 256 एक्स के जगह रखोगे तो दिस इज 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट इज़ 5, 5 प्लस 4 9, 9 का रूट इज़ 3। सो द फाइनल आंसर इज़ 3। तुम्हें दिख गया क्वेश्चन कितना आसान था, बस तुम्हें क्या करना था, जो भी ये आइडेंटिफाई कर लेता कि इसको हमें टी लेना है, बाकी सारी चीज़ डेरिवेटिव आ जाएगी अपने आप, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता। लेकिन जो बच्चा ये नहीं पकड़ पाएगा वो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बस मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन टफर साइड में था, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन यार एक तरीके से बोल सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी जेई में। ठीक है, देखना, फंक्शन आर टू आर इज ए ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन, मतलब उसको दो बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है। एंड उन्होंने एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो दे दिया है। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो देता है ना, तो इससे मैं क्या क्या बता सकता हूँ, इससे बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स इज़ इंक्रीजिंग, एंड एक और चीज़ बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इज़ कनकेव अपवर्ड, है ना, एफ एक्स इज़ कॉनकेव अपवर्ड ओपनिंग, बस यही दो इन्फॉर्मेशन आती है एफ डबल डैश एक्स से। नाउ दे आर सेइंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमेशा ट्रू है, दिस इज ट्रू ऑलवेज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एंड उन्होंने दिया को देखो ध्यान से देखोगे, एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू 1/2 दी हुई है एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1। दिस मीन्स उन्होंने दो पॉइंट्स लिए हैं 1/2 एंड 1, इन दोनों पे वैल्यू बता दी है। ओके, देन दे आर आस्किंग अबाउट एफ डैश, दे आर आस्किंग अबाउट एफ डैश। अच्छा, एफ पे दो की वैल्यू पता है मुझे, एफ ए एफ बी, एंड मुझे ए एंड बी भी पता है। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट एफ डैश एक्स, क्या करे, इससे रिलेटेड कोई फार्मूला तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्या? तुम बोलोगे हाँ सर, एल एम वी टी, एल एम वी टी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो यार, तुम बोलोगे एफ डैश एक्स इज बेसिकली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। नाउ हियर वी कैन सी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2। ये डायरेक्टली कैसे सोच लिया, क्यों? क्योंकि फंक्शन बारी डेरिवेबल है, फंक्शन को कोई दिक्कत है ही नहीं, तो मैंने एक इंटरवल पकड़ा 1/2 एंड 1, क्योंकि उन्हीं दोनों वैल्यू दिया एंड बाकी सारी चीज़ में क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ 1 ही पूछ रहा है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी एफ ऑफ 1 इज़ व्हाट, एफ ऑफ 1 इज़ 1, एफ ऑफ 1/2 इज़ 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इज़ 1/2, सो दिस इज़ 1। सो फ्रॉम हियर वी कैन से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर सम एक्स, या फिर x लेने से थोड़ा सा अगर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है या डाइवर्जेंट हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वी कैन से फॉर सम c, देयरफॉर एफ डैश c इज इक्वल टू 1 फॉर सम c बिटवीन 1/2 से 1। अच्छा, दिस मीन्स हमारे पास एक इंटरवल है 1/2 से 1, इसके बीच में
कभी ना कभी मान लो कर्व ऐसा है, कुछ कनकेव अपवर्ड है, हमें पता है, ठीक है। तो और इंक्रीजिंग भी, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, दिस मीन्स एफ डैश इज इंक्रीजिंग। एफ डैश का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, एफ डैश के बारे में नेचर जानना है मुझे। तो कुछ सपोज ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ है, 1/2 पे कुछ एफ ऑफ 1/2 है, उन्होंने दे भी दिया एफ ऑफ 1/2 पे 1 एंड एफ ऑफ 1 पे ज़्यादा वैल्यू है, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा। इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा होना ही चाहिए। तो दिस इज, हम लोग एफ डैश के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एफ ऑफ 1 क्यों लिख रहे हैं। नाउ वी कैन सी एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब स्लोप, ये अगर फंक्शन का ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो आई कैन से एफ डैश एक्स 1/2 से 1 के बीच में कोई एक सी है जहाँ पे स्लोप कितना है, 1 है, स्लोप 1 है, दिस मीन्स ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब उन्होंने जो कुछ भी पूछा है वो एफ डैश 1 के बारे में पूछा है, एफ डैश 1 के बारे में पूछा है। तो देखो ना, एफ डैश 1 मतलब ये वाला पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट पे जो भी ग्राफ होगा या टेंजेंट बनेगा एफ डैश पे, कुछ ऐसी लाइन बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर 45 है तो ये थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा। अच्छा, दिस मीन्स ये जो स्लोप होने वाला है एफ डैश 1 वो जरूर ग्रेटर देन 1 होने वाला है, ये तो हम लोग श्योर शॉट बोल सकते हैं। दिस मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये भी शानदार क्वेश्चन बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। टफ तो नहीं बोलेंगे लेकिन मॉडरेट बोलेंगे, इजी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। डायरेक्टली क्लिक नहीं करता है, लोग शॉर्ट ट्रिक ढूंढने बैठ जाते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक से चलोगे तो नहीं होगा। बोला गया हाउ मैनी 3x3 मैट्रिसेस एम विथ एंट्री 0,1,2, मतलब बेसिकली वो जो मैट्रिक्स होगा उसका एंट्री 0, 1, 2 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। फॉर विच द सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ एम ट्रांसपोज इंटू एम इज़ 5। देखो अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यार कुछ ट्रिक लगा लो, एम इंटू एम ट्रांसपोज में कुछ कर लो। तुम्हें क्या करना चाहिए, डायरेक्टली एक मैट्रिक्स अज्यूम करो, ठीक है। A1 A2 A3, देन A4 A5 A6 A7 A8 A9, ठीक है। अच्छा, एम ट्रांसपोज क्या होगा सबको पता है, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है। तो मुझे एम इंटू एम ट्रांसपोज पे इंटरेस्ट है, एम इंटू एम ट्रांसपोज पे इंटरेस्ट है, तो मैंने लिखा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 इंटू इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, बस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। एम इंटू एम ट्रांसपोज के किस में हमें इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ डायगनल एलिमेंट में। मतलब ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स आने वाला है, इसके मुझे किस एलिमेंट पे इंटरेस्ट है, बस ये वाला एंड ये वाले पे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इनका सम बस 5 हो जाना चाहिए। तो मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ओवरऑल मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं सिर्फ डायगनल एलिमेंट पे ही फोकस करूँगा। तो डायगनल एलिमेंट फोकस करते हैं। देखो यार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर का सम। अच्छा, ये वाला क्या होता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो दिख रहा है डायरेक्टली A4 स्क्वायर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो A4 स्क्वायर A5 स्क्वायर A6 स्क्वायर। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम A7 स्क्वायर A8 स्क्वायर A9 स्क्वायर। अच्छा, ये सारे डायगोनल एलिमेंट है एम इंटू एम ट्रांसपोज के, इनका सम किसके बराबर होना चाहिए, सो वी कैन से 5 के बराबर। तो ये तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर A4 स्क्वायर A5 स्क्वायर A6 स्क्वायर A7 स्क्वायर A8 स्क्वायर A9 स्क्वायर, इसकी सम 5 आनी चाहिए। अच्छा, मुझे जो गिवन है कि ए आई का मतलब A1 A2 A3 A9 तक वो क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 या फिर 2। तो ए आई का स्क्वायर का सम मुझे पता चल चुका है 5, तो ए आई स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। मतलब मैं इन सब में वैल्यूज़ 0 1 4 ही ले सकता हूँ। तो अब मुझे बस यही चेक करना है कितने तरीके से 0 1 4 से इनका सम 5 आ रहा है, ठीक है।
सो वी कैन से कि अगर मैं A1 स्क्वायर को 4 ले लूँ, या फिर A1 स्क्वायर मैंने ऐसे ही फिक्स किया है, मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ एक एलिमेंट मैं 4 ले लूँ, एक एलिमेंट मैं 1 ले लूँ, सम 5 आ गया, 2 हो गए, बाकी के 7 एलिमेंट क्या ले लूँ, 0। क्या इससे हो जाएगा हमारा, बोलेंगे हाँ। या फिर 4 ले लिया तो हमेशा यही पंगा होगा, दिस मीन्स अब 4 को अगर रिजेक्ट किया जाए तो मैं बोलूँगा 5 के 5 एलिमेंट में 1 ले लूँ एंड बाकी के 4 को 0 ले लूँ, ये भी चलेगा। हाँ, इसके अलावा और कोई केस बनेगा क्या, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो बस इनको अरेंज करने का तरीका देख लो, मेरे पास एक 4 है, एक 1 है और बाकी 7 जीरोज़ हैं। इन सबको अरेंज करने का कितना तरीका, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। अच्छा, इधर 5 1 है, 4 0 है, तो 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इन सब का सम कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वी कैन से 9 फैक्टोरियल अपन 7 फैक्टोरियल इज 9 इंटू 8, 9 factorial 5 factorial is 6 into 7 into 8 into 9. So here we can say this is 6 into 4, 6 से 6 कट जाएगा, 4 into 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 9 into 7 63, 63 into 2 126, ठीक है। तो 72 प्लस 126, 6 2 8 9 1, 198 नंबर ऑफ मैट्रिसेस आएंगे, 198 नंबर ऑफ मैट्रिसेस आएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल था। देखो क्वेश्चन इसको ही मैं टफ कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि बच्चे सोचने लग जाते हैं कि क्या करूँ नहीं करूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊँ। ये चीज़ दिमाग में जल्दी नहीं आता है बच्चों को क्या लगता है इससे तो बहुत टफ हो जाएगा लाइफ। तो लाइफ यार इससे टफ नहीं हो रहा है, इससे लाइफ ईजी हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता तो तुम सीख लो ऐसे क्वेश्चंस। ओके यार, फिर से एक और पीएमसी का क्वेश्चन देख लो। बोला गया देयर इज अ सेट एस जिसमें एलिमेंट्स जो है 1 2 3 से 9 के बीच में है, ठीक है। फॉर के बेसिकली नंबर जो है 1 2 3 से लेकर के 9 तक सारे नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स दिए हुए हैं। फॉर के इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एन के बी द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एन के, जहाँ पे के क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। अच्छा, इस सबसेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। मुझे एक सबसेट बनाना है एक सेट से, मेरे पास एक बड़ा सा सेट है सुपर सेट, उससे एक सबसेट बनाना है छोटा वाला सेट, उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 5 एलिमेंट होने चाहिए, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर n1 बोला दिस मीन्स एक सबसेट बनाओ जिसमें 5 एलिमेंट्स हो एंड एक एलिमेंट ऑड हो बस। अगर n2 बोला दिस मीन्स एक सबसेट बनाओ जिसमें 5 एलिमेंट हो एंड कितने एलिमेंट ऑड हो, 2। n3 बोला तो इसने ये बोला कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं एंड कितने ऑड हैं, 3। तो सिंपल है यार, ये तो 1 से 9 तक में कितने ऑड होते हैं, तुम बोलोगे 5। कौन कौन, 1 3 5 7 9। अच्छा, कितने इवन होते हैं, तुम बोलोगे 4। कौन कौन, 2 4 6 8, ठीक है। तो तुम्हें 5 ऑड नंबर्स गिवन है, 4 इवन नंबर्स गिवन है। n1 के बारे में सोचो, n1 का मतलब एक ऑड चाहिए, तुमने 5 में से एक ऑड को सेलेक्ट कर लिया, अभी काम खत्म नहीं हुआ, तुम्हें कितने एलिमेंट्स चाहिए सबसेट में, 5। 4 एलिमेंट्स कहाँ से लाओगे, चारों के चारों इवन को लाऊंगा। दिस इज 5c1 इज 5, 4c4 इज 1, तो 5 हो गया। n2 की वैल्यू देखो क्या आएगी, n2 2 ऑड नंबर चाहिए n2 में, तो तुम क्या करोगे, 5 में से कोई भी 2 ऑड सेलेक्ट कर लो, बाकी के और 3 कहाँ से लाओगे, तुम बोलोगे ये जो 4 इवन है उनमें से 3 उठा लूँगा मैं। सो 5c2 इज़ बेसिकली व्हाट, 10, है कि नहीं। कैसे कैसे, 4 फैक्टोरियल 4, सॉरी 3 फैक्टोरियल 3, 4 इंटू 5 बाई 2 दैट इज़ 10, मल्टीप्लाइड बाई 4c3 तो 4 होता है, तो ये आ गया 40। सिमिलरली n3 n4 n5, n3 का मतलब 5 में से कोई 3 सेलेक्ट करोगे और 4 में से कोई 2 सेलेक्ट करोगे। 4c2 6 होता है, 5c2 इज सेम एज 5c3, तो 10 इंटू 6 60। देन n4 निकालोगे, n4 का मतलब उन 5 में से 4 सेलेक्ट करोगे, इन 4 में से कोई एक सेलेक्ट करोगे, 5c4 इज़ 5, 4c1 इज़ 4, सो ये 20 आ गया। सिमिलरली n5 निकालोगे, n5 का मतलब होता है उसी 5 ऑड में से पाँचों को सेलेक्ट कर लोगे और इसमें से 4c0 करोगे, तो ये तो 1 होता है। तो ऐड करो सबको,
40 + 60 100, 20 + 5 25 + 1 26, 126, 126 ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी अगर तुम्हें पीएनसी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, सेट थ्योरी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा अपना। चलो यार इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेसिकली देखो यार ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है, जिसे भी बेगर्स मेथड पता है या फिर जिसे वो वाला फंडा पता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इन द इक्वेशन x1 + x2 + x3 + xr = n वाला। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर याद है तुम्हें n + r-1 cr-1 नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस होता है, तो ये क्वेश्चन ख़त्म। बोला गया है 3 रैंडमली चूजन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो इन्होंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं करवाया। x, y एंड z आर फाउंड टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अच्छा, टोटल पॉसिबिलिटी n, f क्या हो जाएगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ इवन। z इवन का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले तो देखो यार x, y, z के टोटल पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं। वो होने वाला है 10 + 3 - 1 c3 - 1, 13 - 1 12। ठीक है, तो 12c2, 12c2 कितना होता है निकाल लेता हूँ मैं। 12 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दिस इज़ 11 × 12/2, 2 × 6 66। ठीक है, इसका मतलब नीचे तो 66 आएगा, ऊपर क्या होगा देख लेते हैं। अब तुम्हें यहाँ ध्यान से देखना कि x + y + z = 10 चाहिए। एंड क्या प्रोबेबिलिटी है? z इज़ इवन। z इवन क्या क्या हो सकता है? तुम बोलोगे 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। क्या उसके आगे तो होगा नहीं, नेगेटिव आ जाएगा, है ना? तो ठीक है, देखते हैं 10 तक। ओके, सो जब z की वैल्यू 0 है तो x + y कितना है? 10 है। x + y कितना है? 10 है। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 10 + 2 - 1 c2 - 1, ये कितना आ गया? 11c1, 11। ठीक है, अच्छा जब z की वैल्यू 2 है, जब z की वैल्यू 2 है तो ये x + y की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो उस केस में 8 9c1, 9 आएगा। कैसे कर दिया? 8 + 2 - 1 किया है, c2 - 1। अच्छा, जब z की वैल्यू 4 है तो x + y की वैल्यू कितनी है? तुम बोलोगे सर उस टाइम पे x + y की वैल्यू 6 है, तो 6 + 2 - 1 दैट इज़ 7c1, दैट इज़ 7। ओके, जब z की वैल्यू 5 है, सॉरी 5 कैसे ले रहा हूँ, 6 है, तो x + y की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो उस टाइम पे आंसर कितना आएगा? 4 + 1 5c1, दैट इज़ 5। अच्छा, जब z की वैल्यू 8 है तो x + y की वैल्यू कितनी है? 2 है, उस टाइम पे 2 + 2 - 1 c2 - 1, दैट इज़ 3। ठीक है, अच्छा z की वैल्यू 10 हो सकती है क्या? देख लेते हैं। x + y = 0 है, तो वहाँ पे 0 + 2 - 1 c2 - 1 है ना, तो 1c1, दैट इज़ 1। ओके, इसके अलावा z की वैल्यू कुछ हो नहीं सकती, इसको ऐड कर लेते हैं बस। 11 + 9 20, 20 + 7 27, 27 + 5 7, 32, 32 + 3 35, 35 + 1 36। तो प्रोबेबिलिटी कितना आने वाला है? 36/66, 6 × 6 6 से 11, सो 6/11 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है और तुम्हें दिख गया होगा कितने ईजी क्वेश्चन आए थे जेईई एडवांस 2017 में। और अगर तुमने और भी सारे ईयर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, तुम इसके प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस मिलेंगे तुम्हें 2011 से लेकर के 2017 तक, अभी तक जो भी चल रहा है। इसके सारे पेपर्स के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन डिटेल डिस्कशन के साथ डिस्कस किया गया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके जाना। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल दी बेस्ट।